अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक पाकिस्तान और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। नाजरीन, डॉक्टर मोईद पीरजादा के बैरून मुल्क होने की वजह से आज शो की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज के हमारे शो का वाहिद और बुनियादी मौजू होगा कश्मीर। आज के दिन दो बहुत अहम पेशरफ्त हुई हैं, जिसमें सबसे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से टेलीफोनिक राबिता और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की संगीनी से आगाह करना था और इसके साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू से पैदा होने वाली मखदूश सूरत हाल से भी आगाह किया गया। हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम की कोशिशें बिलाखिर किसी समत की जानिब गामजन हुई हैं और आज 5 दहाइयों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुशावरती इजलास हो रहा है। 5 दहाइयों में पहला मौका है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तनाज़े पर गौर करने के लिए सलामती काउंसिल का मुशावरती इजलास तलब किया गया है। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अराकीन में चीन खुलकर मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ चुका है, जबकि दीगर मुस्तकिल अराकीन की जानिब से दो तरफा बातचीत के जरिए हल पर जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज ट्विटर के जरिए मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दुनिया की नजर दिलवाते हुए चंद सवालात उठाए और कहा, क्या दुनिया खामोशी से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकशी और सर्बिया जैसे एक कत्लेआम का नजारा करेगी? दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह एटमी हथियारों की बात करते हुए कहते हैं कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इन्हिसार अब हालात पर होगा। यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अपने मेहमानों के सामने आज के सवालात रखेंगे कि 50 साल बाद सलामती काउंसिल के कश्मीर पर इजलास की क्या अहमियत होगी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को टेलीफोनिक कॉल क्या हालात की संगीनी बयान कर सकती है या नहीं। आइए मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और उनका तारुफ आपसे कराते हैं। जनरल खालिद नईम लोधी साहब डिफेंस एनालिस्ट है, वो भी प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। औरिया मकबूल जान साहब सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे। थैंक यू सो मच औरिया साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। और खालिद खटक साहब पाकिस्तान फॉर्मर एम्बेसडर टू रशिया भी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर आपका भी। सबसे पहले औरिया मकबूल जान साहब, आपका ये जो 50 साल बाद इजलास होने जा रहा है और इस इजलास को आपने कहा है कि खुफिया मीटिंग है, ये कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है ये इजलास और ये मुशावरती अमल? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुफिया मीटिंग इसीलिए होती है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये इशू इतनी इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ना तो पाकिस्तान मेंबर है और ना ही भारत मेंबर है। ज़ाहिर बात है कोई ना कोई अगर कोई बात होनी है, कोई इनिशिएशन होनी है, तो करारदाद पेश होनी है, तो सबसे पहले जो पहले 5 हैं, जो बड़े 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो इसको तय करेंगे। ज़ाहिर बात है परमानेंट मेंबर्स ने ही ये इजलास बुलाया है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट के बगैर इजलास होता नहीं। और मसला यह है कि चीन ने इसको इनिशिएट किया है कि सिचुएशन में ऐसी है कि आप इसका इजलास बुला लें। अब चीन ने अगर किया है तो ज़ाहिर बात है चीन उसको वहाँ पर उन 5 के अंदर डिफेंड करेगा कि क्या किया जाए। उसमें 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये है कि या तो फिर इसको ओपन हाउस जो है उसमें डिस्कशन के लिए खोल दिया जाएगा और वो फिर जनरल असम्बली का इजलास होगा, जिसमें तकरीबन 199 ममालिक हैं। उसमें फिर तकरीरें होंगी, गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी और उसके बाद फिर दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये कोई एक करारदाद का मसौदा बन के पेश होगा या कोई और इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको रेजोल्यूशन जो है वो आएंगे, वो सामने आ जाएंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसके अंदर असल मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 1973 जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद पाकिस्तान जो है इस मोदी की इस हरकत के बाद पाकिस्तान और इंडिया का ये मामला है जो सेंटर स्टेज पे आ गया है। यानी जब भी आप कभी किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह आप कश्मीर का मसला लेके आते थे तो शिमला एग्रीमेंट आपके सामने आड़े आ जाता था। खा आप OIC में लेके जाएं, खा आप ECO में लेके जाएं, खा आप साथ में लेके जाएं, तो उन्होंने कहा था कि इन दोनों के दरमियान एक पैक्ट हो चुका हुआ है 1973 का कि हम जो भी अपने मसाइल होंगे हम किसी भी आलमी फोरम में, किसी भी इलाकाई फोरम में उसको लेके नहीं जाएंगे, हम खुद उसको बायलैटरल 2 तरफा मामलात के तौर पे उसको तय किया करेंगे। तो ये इतनी बड़ी गलती जो है वो नरेंद्र मोदी की हुई है कि ये अब इंटरनेशनल लेवल पे एक बर्निंग इशू के तौर पर उभर कर सामने आया है। ठीक है जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? इंसानियत की बात होगी आज के मुशावरती इजलास में, क्योंकि मुशावरत होने जा रही है ना इनिशियली 50 साल बाद कश्मीर का जो इशू है वो टेबल टॉक बन रहा है। आपका कमेंट क्या है इस पर? जी, पहली बात तो ये अचीवमेंट बजाते खुद बहुत बड़ी है कि इजलास हो रहा है। एपेक्स जो पूरी दुनिया की सबसे एपेक्स बॉडी है UN सिक्योरिटी काउंसिल, उनका इजलास हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही फिर ये ऐड कर देना चाहिए कि ये मशावरती इजलास है, तो इसकी लेवल को भी जहन में रखना चाहिए कि
اور ایک ممبر ایسا وہاں موجود ہے چین جو کہ خود افیکٹڈ ہے، گو کہ پاکستان اور ہندوستان نہیں ہے لیکن چین خود بھی تو افیکٹ ہوا ہے نا اس لیے یہ جو چینج کی ہے ہندوستان نے، تو وہ بھی وہاں موجود ہے، اس لیے ہم اس سے کوئی پازیٹیوٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آرٹیکل 7 کے تحت جو کہ امپلیمنٹیبل کوئی چیز وہاں سے نہ نکلے، مثال کے طور پر یہ تو خیر ابھی تو مشاورتی اجلاس ہے، بعد میں جیسے اوریہ صاحب نے بتایا کہ اس میں آگے مراحل ہیں، جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی جیت ہوگی اگر یہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ ایک تو جائے کہ وہاں پر فوری طور پہ ایک انویسٹیگیٹو ٹیم بھیجی جائے یو این او کی جو جا کے دیکھے کہ اصل حالات ہیں کیا، یہ ایک بڑی بات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اگر ریٹریٹ کریں کہ یو این کا سیکیورٹی کونسل کی جتنی پرانی قراردادیں ہیں وہ ابھی تک قائم ہیں اور ان کے مطابق جو ہے نا کام کیا جائے، تو یہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے۔ ایک بری بات بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ دونوں ملک آپس میں شملہ معاہدے کے فریم ورک کے اندر رہ کے بات چیت کریں اور ریسٹرین کریں اپنے آپ کو، تو یہ میرا خیال ہندوستان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب دیکھیں جب ہندوستان نے وائلیٹ کر دیا شملہ اگریمنٹ، پہلے فیبرری کو 27 میں وائلیٹ کیا جب انہوں نے ہماری سوورینٹی کو بریچ کیا جو کہ خلاف ورزی تھی شملہ معاہدے کی، اس کے بعد جب یک طرفہ طور پہ اسٹیٹس چینج کر دیا کشمیر کا تو وہ انہوں نے خلاف ورزی کر دی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس اجلاس سے پہلے یہ اعلان کر دیتے کہ ساقط ہو گیا وہ معاہدہ، اس لیے نہیں کہ ہم اس میں سے نکل گئے، اس لیے کہ ہندوستان نے اس کی خلاف ورزی در خلاف ورزی کر دی ہے، تو وہ اگر نہ ہوتا تو تاکہ اس کا ذکر نہ آ جائے اس کے اندر، کیونکہ یہ مجھے خدشہ ہے کہ ایسا کہیں نہ ہو جائے، ادروائز تو یہ بہت بڑا ایک قدم ہے۔ لیکن یہ میں ساتھ ہی کہہ دوں کہ جتنی مرضی قراردادیں ہیں یا اقوام متحدہ کی جو مرضی ہو جائے، اس کا ضرور فائدہ ہوگا، ایک اس کا امپیکٹ ہوگا، ایک جس کو کہتے ہیں کیٹلسٹ ہوگا، لیکن فیکٹرز دو ہی ہیں جو موڈیفائی کر سکتے ہیں ہندوستان کے رویے کو۔ نمبر ایک، جو وہاں پر تحریک چل رہی ہے آزادی کی، اس کی انٹینسٹی قائم رہے، وہ سسٹین رہے، جس کے کہ ابھی صاحب ذرا ہم بعد میں بات کریں گے چانسز کتنے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان کی سپورٹ ہے اور پاکستان عوام کی اور پاکستان اسٹیٹ کی سپورٹ ہے کشمیریوں کے لیے، وہ بالکل متزلزل نہ ہو اور سالڈ رہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور کر رہا ہے، کیونکہ کلبھوشن ہم نے پکڑا ہوا ہے، پورا نیٹ ورک ان کا ہمارے پاس ہے، انہوں نے بلوچستان میں کیا ہے، کراچی میں کیا ہے، ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہم کم از کم اس زبان میں جواب نہ دیں یا کم از کم ہندوستان کے ساتھ وہ نہ کریں جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اس کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو ہم نے ملٹریلی بھی دیکھنا ہے، ہم نے پولیٹیکلی بھی دیکھنا ہے، ہم نے ڈپلومیٹکلی اور قانون کے حساب سے بھی دیکھنا ہے۔ ہندوستان نے ہر شعبے میں ایکشن لیا ہے، ہم صرف قانون اور ڈپلومیٹک ابھی فیلڈ میں پھر رہے ہیں، نہ ہم نے پولیٹیکل کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی ملٹری کوئی ایسی بات کی ہے۔ خالد صاحب آپ بتائے گا کہ بڑی فتح تصور کیا جا رہا ہے آج کا یہ جو مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 5 Ps ہیں ان کے ساتھ پرٹیکولر اگر پاکستان کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے what do you expect کہ آج کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس سیشن میں تو بیسیکلی اب مستقبل کا لائے عمل طے ہوگا کہ بھائی آگے کس طرح سے جانا ہے۔ جس طرح سے جنرل صاحب نے بتایا کہ اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی آئرنی آف فیٹ ہے یا آئرنی آف لک ہے کہ پہلے بھی کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا تھا انڈیا کی وجہ سے۔ نہرو نے کشمیر کا مسئلہ لے گئے تھے یونائٹڈ نیشنز، اور اس وقت انٹرنیشنلائز ہوا ہے مودی کی حماقت سے۔ وہ ایک حرکت تھی، یہ ایک حماقت ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، سیاسی طور پر بھی فائدہ اٹھانا ہے، ڈپلومیٹک طریقے سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو کہ جنرل صاحب کی باتوں سے مجھے تھوڑا سا اس کا اندازہ ہوا، اور وہ صحیح ہے۔ ایک تھنکر ہوتے تھے اور بڑے مشہور لیڈر ہوتے تھے
सोवियत यूनियन के बोल्शेविक रेवोल्यूशन के ट्रॉट्स्की का कहना ये था कि डिप्लोमेसी एट बेस्ट is the reflection of power. It is neither its essence nor for that matter its substitute. तो हमें अपनी ताकत को भी कंसोलिडेट करना होगा और इस किस्म के पेचीदा मसलों में ये कहना कि जी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे या नहीं हो सकता, ये गलत है। अब अगर आप तारीख़ पढ़ें तो तारीख़ में आपको ऐसे भी वो मिलेंगे, किस्से मिलेंगे कि जिसमें मामूली सी बात से बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं और तबाहकुन जंगें लड़ी गई हैं। और ये एक मसला है, न सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मसला है, न सिर्फ लीगल मसला है, बल्कि पॉलिटिकल मसला है। इसका सिर्फ लीगल डायमेंशन नहीं है, इसका एक मेजर पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। और जहाँ पर भी आप एक नैरो अप्रोच ले लेते हैं कि जी लीगैलिटी सी, वो कुछ वजह ये भी थी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हो रहे थे तो दोनों तरफ से जो लीडरशिप थी वो कला की थी, लीगल माइंड्स से, ब्रिलियंट माइंड्स, बट जो उसका पॉलिटिकल डायमेंशन था इन इश्यूज़ का, मुसलमानों के हकूक़ का और कश्मीर का और हैदराबाद, दक्कन हैदराबाद के मसले का, वो ज़रा से कमज़ोर पड़ गया था। तो इसमें हमें जो है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स गेम है, ये एक मुश्किल कॉम्प्लेक्स है, गेम, इसमें हमें फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। और ये जो सेशन हो रहा है इसमें अगले लाए अमल के तौर पर कि भाई आगे क्या करना है, यही फैसला होगा। कोई बड़ा फैसला इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। और ये मकबूल जान साहब, आपने सुना खालिद खटरक साहब कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स गेम है। इस इजलास से आपको क्या लगता है, कोई फायदा होगा? जैसे कि जनरल साहब भी कह रहे हैं इसका इम्पैक्ट है और इसका फायदा लेना चाहिए। देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। मसला सारा ये है कि कोई भी इस वक्त ये नहीं चाहता इस वक्त के कश्मीर के अंदर, इस वक्त इस रीजन के अंदर एक नई सूरत हाल पैदा हो। दो तीन चीज़ें हैं जिसको हम उस सिनेरियो से दूर करके नहीं देख सकते। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ ये है, वो है तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर विक्ट्री और अमेरिका की डिफीट। अगर ये टेबल टर्न ना हुई होती तो आप सोच नहीं सकते कि कभी भी ये इशू जो है इस सतह पे नहीं आता। आज से 3 महीने पहले इंडिया के अखबारों ने हेडलाइन लगाई थी कि इंडिया हैज़ बिन एल्बोड आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। आप सोच सकते हैं कि 18 साल की इंडिया की मेहनत, उनकी वहाँ NDS की ट्रेनिंग, वहाँ पर सारा कुछ करने के साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के बावजूद भारत जो है, जिसके लिए ये रोल मुंतखब किया गया था कि वो अफगानिस्तान के एक बैठ के और उसको रिप्लेस करेगा एज ए सक्सेसर पावर ऑफ अमेरिका और वो यहाँ पर मौजूद होगा, वो रोल उसका ख़त्म हो चुका हुआ है। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा खौफ ये पैदा हो रहा है कि तालिबान क्योंकि जिस वक्त एक विक्ट्री की पोजीशन के अंदर कोई एग्रीमेंट करेंगे, और जो एग्रीमेंट अब से ड्राफ्ट हो चुका हुआ है, सिर्फ उसकी निटी ग्रिटीज जो हैं उसके वो आने वाली हैं। उसके बाद होगा ये कि इस फरवर के अंदर और इस कॉन्फिडेंस के अंदर जो अगला सेंटर स्टेज बनेगा इंटरनेशनल जहादियों का, वो बनेगा कश्मीर। और वो समझेंगे कि जिस तरह अपनी तालिबान ने फतह हासिल की वैसे ही फतह हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए जो वुडरो विल्सन सेंटर की सबसे बड़ी रिपोर्ट है अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट, उनके बारे में उनका है कि इसका जो अब मरकज बन गया है वो आसाम है। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें मोदी के सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है, वहाँ पर एक नेशनल रजिस्टर बन रहा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस वक्त इंडिया के अंदर कम से कम 15-20 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो इंडियन नेशनल नहीं है और वो यहाँ पर घूमते फिर रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, इस वक्त 20 लाख लोगों को उन्होंने आसाम में रिफ्यूज़ कर दिया है कि ये बांग्लादेशी हैं, ये नहीं हैं। और वाजपेयी के ज़माने में तो ट्रेन डाल के उनको भेज दिया था, बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया था। यानी आज ये जो परफार्मा दिया जाएगा वो तमाम मुसलमानों को दिया जाएगा, यानी अगरचे का कहा गया कि सबको जाएगा कि आप साबित करें कि आप वाकई भारतीय हैं इन ओरिजिन और नॉट। ये वो कैफियत है जो उसके अंदर इंडिया जो है एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ रहा है, आने वाला है, जिसको हमें रियलाइज करना चाहिए।
اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جو کوریڈورز ہیں اس کے اندر مسئلہ جو ہے ویسے چلتا رہے گا جب تک آپ انڈیا کی کمزوریوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جیسے وہ ہماری کمزوریوں سے 70 سال اٹھاتا رہا، بنگلہ دیش کے اندر بنانے کے اندر اس نے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا، جو وہ لوگ وہاں سے آرمی ایکشن کے دوران بھاگ کے نکلے تھے اس نے گورنمنٹ بنوائی، پھر اس کی بنیاد کے اوپر ایک ہیومن رائٹ وائلیشن کا کیس بلٹ اپ کیا۔ ہم اب تک اس قسم کی اگریسو ڈپلومیسی نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک سیشن ہوگا، یہ سیشن اس خوف سے پیدا ہوا ہے، وہ خوف یہ ہے کہ اگر یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہم نے انٹرنیشنلائز نہ کیا تو یہ انٹرنیشنل جہادیوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا۔ ایک بہت بڑی رپورٹ، بہت کیا فارن آفس کی ان کی رپورٹ ہے، ان کی را کی رپورٹس ہیں کہ اگر آپ نے یہ مسائل حل نہ کیے تو انڈیا کے اندر پوری کی پوری اہلیت ہے کہ وہ دوسرے شام میں بدل جائے۔ پورے مڈل ایسٹ میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں اور کم از کم 22 ملکوں کو کنٹرول ہیں، جبکہ اکیلے بھارت کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں، اور جس سطح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں ایک بہت بڑا طوفان، ایک ولکینو، ایک آتش فشاں پھٹ سکتا ہے اگر وہ اس طرح کی صورتحال بلٹ اپ ہو گئی۔ پاکستان کو نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ کی طرف دیکھنا چاہیے، پاکستان کو اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر جس کے اندر مودی نے جو حرکت کی ہے اور جو آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے اور جو آر ایس ایس جو ہے وہ قبل طور پر برہمنزم کو وہاں راج کرنے نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے، ڈپلومیٹک لیول پہ بھی، اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ بھی، اور اس کے بعد اس کے اپنے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو بھی۔ یہ اگر فائدہ نہ اٹھایا تو آپ تاریخ کے اندر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان سے اور کشمیر ایشو پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کامنٹ یہ کر رہے ہیں، کچھ سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو اس لیے سپورٹ کرے گا کیونکہ افغان امن عمل کے لیے پاکستان سپورٹیو ہے۔ آپ کا کامنٹ اس پر کیا ہوگا؟ اس میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک وقتی طور پر وہ سپورٹ کرے گا، اور پاکستان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ، اور تاریخ بالکل گواہ ہے کہ امریکہ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں پیار محبت بھی جتاتا ہے اور ڈالر بھی دکھاتا ہے، جو ہی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ایک دم استعمال شدہ کپڑے کی طرح دور پھینکتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ ہو گیا۔ اس کے باوجود اگر اسی گڑھے میں ہم بار بار گرنا چاہیں تو وہ تو ہمارا اپنی چوائس ہے، اور ہمارے لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ امریکہ سے جو بات چیت ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ ریسٹرین کریں، آپ صبر کریں، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ تو نہیں کہتے کہ کام ٹھیک ہو جائے گا، ہم دیکھ لیں گے۔ پاکستان کو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، پاکستان کو بالکل کلیئر سوچنا چاہیے کہ معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں، کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پہ جو اتنی زیادہ فوج وہاں پر لائی گئی ہے، وہاں پر ایک کلیمپ ڈاؤن ہے، اور وہاں پر بالکل اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس دوران جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے یا 2 ٹیئر کی لیڈرشپ ہے جو وہاں پر حریت پسند تحریک چل رہی ہے، اگر ان کو خدا نہ خواستہ شہید کر دیا گیا ہوا آلریڈی، یا آنے والے کچھ دنوں میں شہید کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ تمام فوج آزاد کشمیر کے بارڈر کی طرف آ جائے اور اتنا زیادہ پریشر کریٹ کرے کہ یہاں پر کوئی چھوٹے موٹے ایسی جگہ لینے میں خدا نہ خواستہ کامیاب ہو جائے، جس کا امکان تو صاف ظاہر ہے کم ہے کیونکہ ہم بھی بہت سخت جواب دیں گے، تو پھر وہ مودی کو ٹرمپ کو بلا سکتے ہیں کہ آئیے آپ وہ جو آربیٹریشن کی بات کر رہے تھے آپ کر لیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمیں امریکہ کی آربیٹریشن نہیں ماننی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہندوستان کا، ہمارا نہیں ہے، تو اس گڑھے میں کبھی نہیں ہمیں گرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو اپرچونٹی ٹائم باؤنڈ ہے، ٹائم ریلیٹڈ سینسٹیوٹی ہے، جو عمران خان صاحب نے سوال پوچھا ہے دنیا سے کہ کیا دنیا دیکھتی رہے گی یہ قتل عام کشمیریوں کا، تو یہ سوال وہ اپنے آپ سے بھی کرے نا کہ کیا پاکستان دیکھتا رہے گا یہ قتل عام کشمیریوں کا؟ دنیا کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھتے رہیں گے، اپنے آپ سے بھی تو پوچھیں کہ کیا آپ دیکھتے رہیں گے یہ قتل عام کشمیریوں کا؟ تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یہ جنگ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کی جنگ کر رہے ہیں یا پاکستان کشمیریوں کی جنگ کر رہا ہے یا یہ کوئی الگ الگ جنگ ہے۔ دیکھیں میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ 4
गुंडों ने आपके भाई को पकड़ा हुआ है और उसको मार रहे हैं, और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि उसके बाद वो आपको मारेंगे, तो आपका क्या रद्द अमल होना चाहिए? आप इंतजार करेंगे कि वो उसकी खबर ले ले, बिल्कुल, उसके बाद हमारी खबर जब लेगा, और फिर जब हम जी एग्रेसिव रिएक्शन का ये टाइम आ गया, और बिल्कुल टाइम है कि पाकिस्तान को आगे बढ़कर फैसला करना होगा, अहम कदम उठाना होगा। अगर आज के मुशावरती इजलास से कोई मुस्बत नतीजे सामने नहीं आते, फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे, इन्हीं पर हम इन डिटेल बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खालिद खटक साहब, रशिया इज द स्ट्रॉन्ग इंडियन एलाई और कश्मीर इशू पर भारत की जानिब से झुकाव भी है। फिर सलामती काउंसिल का इजलास जब हुआ तो हमने देखा कि मुखालिफत नहीं की गई रशिया की जानिब से। क्या समझे, इज इट अ गुड साइन फॉर अस? देखें, उसमें दो चीज़ें हैं। रशिया के जो हमारे साथ ताल्लुकात है उसमें चाइना फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब से चाइना और रशिया में ताल्लुकात बढ़े और उनकी एक स्ट्रेटेजिक नौइयत आ गई है, उसके बाद रशिया और पाकिस्तान में भी रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल भी और पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल लेवल भी। दूसरी बात यह है कि रशिया के इंटरेस्ट में जो है जंग या इंस्टेबिलिटी इस रीजन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जंग या इंस्टेबिलिटी जो हमारे रीजन में होगी उसका रशिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अमेरिका तो हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है ना, ये तो हमारे नेबर्स हैं, एक्सटेंडेड नेबरहुड है वो। अच्छा, चीन का भी इसमें अपने इंटरेस्ट है कि भाई इंस्टेबिलिटी ना हो और हिंदुस्तान एक जो है दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज ना करे। ये मैं आपको बताऊं कि मैं उसमें था, न्यू दिल्ली में था जब उस वक़्त ये न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए। जब न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए तो हिंदुस्तानी ये समझने लगे कि शायद वो रूस या अमेरिका या ये बड़ी पावर्स में आ गए हैं। इंडिया के अंदर फॉल्ट लाइन्स हैं, इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। दोनों के इंटरेस्ट में ये है कि ये पीसफुली इसको सॉल्व करें। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल जनरल साहब के सपोर्ट में कहूँगा कि ये शिमला एग्रीमेंट को आप फेंक दें, इसको निकाल दें। ठीक। और ये मेरा शुरू से 5 मिनट बाद जब ये मैंने टीवी पे देखा कि इंडिया ने ये यूनिलैटरली स्टेटस चेंज किया है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अब वक्त हमारे लिए मौका आ गया है कि शिमला एग्रीमेंट को हम फेंक दें, इसको स्क्रैप कर दें। उसका रीज़न ये है कि नेहरू ने की वजह से वो इंटरनेशनलाइज हुआ कि वो कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस ले गया। फिर हिंदुस्तान को कई जो है साल लगे कि वो इसको इंटरनेशनलाइज से बायलैटरलाइज कर दे, वो कर दे। अब हमें मौका मिला है कि इसको बायलैटरलाइज होने देने बिल्कुल इसको, क्योंकि इसकी कोई फोकियत कोई नोयत नहीं है, ना लाहौर डिक्लेरेशन किया ना शिमला एग्रीमेंट की है। मैं लाहौर डिक्लेरेशन के टाइम पे इंडिया में था, डिप्टी हाई कमिश्नर था, और मुझे पता है कि ये चीज़ें क्या थी, इनकी हकीकत क्या थी, इनमें कितना सब्सटेंस था। ये इनमें सब्सटेंस नहीं है। अगर ये दोनों शिमला एग्रीमेंट और बायलैटरल मैकेनिज्म को हम कैंसिल कर दें और वी रिफ्यूज़ टू गो फॉर बायलैटरल मैकेनिज्म, फिर सिर्फ 2 मैकेनिज्म्स रह जाएंगी दुनिया के पास, या इंटरनेशनलाइज करें या थर्ड पार्टी मेडिटेशन करें, थर्ड पार्टी मेडिएशन करें, वो करें। अच्छा, दोनों में जो है इंडिया का हाथ कमज़ोर होगा। बायलैटरलिज्म में मसला ये होता है कि जो ताकतवर पार्टी होती है उसका हाथ मजबूत होता है, जो छोटा मुल्क होता है, जो छोटी पार्टी होती है, उसका हाथ इतना मजबूत नहीं होता। तो ये बायलैटरलिज्म को हम क्या कर, इससे क्या हमें मिल रहा है? अच्छा,
दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में जो आज हो रहा है या यूनाइटेड नेशंस में जो हो रहा है वो हो रहा है, इसमें इंसानियत की भी खिदमत है लेकिन इसमें सियासत भी है। ठीक है। मेरा ख्याल नहीं है कि ये हमदर्दियों की वजह से यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ आए इसलिए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि चीन ने, जो कि डायरेक्टली खुद इम्पैक्ट हुआ है इंडियन डिसीजन से, उसने इसकी रिक्वेस्ट की है और वो चीन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चीन जो है फिज़िकली भी इंडिया को एक किस्म से दबा सकता है, दबाव उस पर डाल सकता है, जिस तरह से 61 में या 62 में उन्होंने चाइनीज़ ने किया था। उस वक्त चाइनीज़ जो थे वो पैरिया स्टेट थे और इंडिया जो था वाज इंटरनेशनल डार्लिंग, बट ठीक है। उसके खालिद बावजूद साहब, जो है आपके पॉइंट्स चीन अगर ने बड़े दो वैलिड आपने पॉइंट दिया, इंडिया एक को- तो ये है आपने कहा है कि शिमला मुआहदे को पाकिस्तान इग्नोर कर दे, और दूसरा आपने पॉइंट दिया है कि चाइना जो है वो भारत पर दबाव बढ़ा सकता है। और ये सब इज इट पॉसिबल कि शिमला मुआहदे को बिल्कुल पाकिस्तान साइड पर कर दे और फिर ये मामला, अगर फॉर इंस्टेंस अगर ये सिचुएशन हल नहीं होती, फिर पाकिस्तान कौन सी ऑप्शंस को अवेल कर सकता है? देखिए बात सुने, शिमला एग्रीमेंट के बाद आपने वो चीजें जो नहीं पूरी की, हाँ नहीं की। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें हैरत की बात ये है कि भुट्टो साहब ने 65 से पहले स्वर्ण सिंह के साथ कश्मीर पर कई राउंड्स ऑफ टॉक्स किए थे एंड दीज वर कंप्लीटली यूजलेस। बिल्कुल। कश्मीर इशू पर पहले जितनी भी गुफ्तगू होती रही, जितनी भी करारदादें की गई, सब फिर useless है। बायलैटरलिज्म के पीछे है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस मुशावरती इजलास पर हैं। डेफिनेट इसी से कोई रिजल्ट आउटकम होगा, डेफिनेटली उसके बाद फिर बात आगे जाएगी। और साहब आपका टेक कि अगर शिमला मुआहदे को पाकिस्तान इग्नोर कर देता है, एक साइड पर रख देता है, नहीं हम अगर पहले देखें, नहीं सॉरी, अगर हम पहले कर देते ना तो वो अच्छा बेहतर रहता। ठीक। इसके बाद अगर हम करेंगे तो वो कहेंगे जी ये रिएक्शन के तौर पर कर रहे हैं। ओके फाइन। और ये सब आप बताएगा, अगर ये मामला हल नहीं होता देन पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? पाकिस्तान को कौन सी ऑप्शन पिक करनी चाहिए? देखें, पहली बात तो यह है कि आज इजलास से पहले ही आपको कर देना चाहिए, इसके रिजल्ट्स आने से पहले ही आप यूनिलैटरली कह देना चाहिए कि हम नहीं माने, क्योंकि इसलिए कल को अगर कोई गलत बात, उनकी ठीक है कि कल को अगर हमारे खिलाफ कोई बात आ जाती है तो मसला हो जाएगा, लेकिन मेरे खिलाफ आने की कुछ चांसेस नहीं बनते। उसकी वजह यह है कि खिलाफ आने के चांसेस इसलिए नहीं बनते कि एक बात याद रखें कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी आई थी, पेंटागन स्ट्रेटजी, और बड़ी फेमस हुई थी वहाँ पर, और वो ये थी कि हम जो कि 18 महीने पहले जो उन्होंने माइंड दिया था पेंटागन को कि वॉर ऑन टेरर इज़ ओवर, कंटेनमेंट ऑफ चाइना इज़ इम्पॉर्टेंट, और उन्होंने अपने को 12-13 दोस्त हैं उनको डिक्लेयर किया था कि जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अंदर होंगे, जिनमें इंडिया भी था, जिसमें जापान भी था, जिसमें बाकी सारे लोग भी थे। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि चाइना के इन्फ्लुएंस जो है वो तालिबान फैक्टर के अंदर इतना ज़्यादा हो गया, रशिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया कि वो 2 बड़े मुल्कों को बताया गया था कि इनके खिलाफ हमने खड़े होना है। चाइना को उस पेंटागन डॉक्यूमेंट में कहा गया था इट्स ए रिग्रेसिव फोर्स, और उसको कहा गया था, रशिया को कहा गया था इट्स ए रीजुविनेटेड मलाइन फैक्टर, ये नया कैंसर जो है दोबारा उभर रहा है, तो इसको हमने कैसे रोकना है। आप अंदाज़ा करें कि रीसेंट फिनोमेना के अंदर इन दोनों स्ट्रेटजीज को ख़त्म करना पड़ा, और आपको चाइना के साथ दोबारा उसको, रूस के साथ दोबारा आपको अपने आप को ठीक करना पड़ा। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो इजलास है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तौर पर पाकिस्तान के इशू को इग्नोर किया जाए। ठीक है। चीनी मंदूब ने यह भी कहा है कि भारतीय इक़दाम से चीन की खुद मुख्तार वर्जी भी हुई है। इसी पर कमेंट्स लेंगे एक ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। खालिद साहब, आपका कमेंट क्या होगा? चीनी मंदूब कहते हैं कि भारतीय इक़दाम से चीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि इम्पैक्ट जो है चाइना पर आया पाकिस्तान और इंडिया के ख़राब मामलात का। इसीलिए सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि चाइना ही आवाज़ बुलंद कर रहा है। व्हाट अबाउट फॉर अदर्स जो पीछे बच जाते हैं, उनके कॉमेंट्स क्या होंगे? मेरे ख्याल में वो जो है वही करेंगे जो उन्होंने हमेशा किया है कि हर कोई अपना तशवीश इंटरेस्ट का देखेगा। इजहार किया है। हाँ नहीं, अपना इंटरेस्ट देखा है। सीरिया में जो डेडलाइंस दिए थे वो किए थे, सॉर्ट ऑफ रेड लाइंस ओबामा ने दिया था केमिकल वेपन्स का। केमिकल वेपन्स यूज़ हो गए, उसके बाद ओबामा ने जो है पॉलिसी चेंज कर दी, या जॉन कैरी को लावरोफ ने बेल आउट कर दिया, और इसी किस्म की बातें होंगी। इससे जो हमें नतीजा अखज़ करना चाहिए वो ये है कि बायलैटरलिज़म को हम नहीं मानते, क्योंकि अगर बायलैटरल तरीके से ये मसला सॉल्व होता तो ये 70 साल में सॉल्व हो जाता। 70 साल कोई इतनी कम मुद्दत नहीं है, ज़्यादा मुद्दत है। अच्छा, उसके बाद जो सलामती कौशल में हो रहा है, जिससे इससे आगे जाके क्या निकलेगा, या ग्राउंड सिचुएशन क्या वहाँ पे बनती है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। मैं आपको बताऊं कि डिप्लोमेसी में ग्राउंड सिचुएशन को पहले बदल देते हैं, उसके बाद आप नेगोशिएटिंग टेबल पे जाते हैं। यू गेट ग्राउंड सिचुएशन इन योर फेवर, अपने फेवर में ग्राउंड सिचुएशन को लाते हैं, फिर उसके बाद आप नेगोशिएटिंग टेबल में पे चले जाते हैं। मोदी की भी इस किस्म की एक कोशिश है जो कि पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है, और हमें चाहिए कि ये कोशिश बिल्कुल कामयाब ना हो। ठीक। और या मकबूल जान साहब, हमने देखा कि तशवीश की बात की गई है, जो एलामिया सामने आ रहा है, इससे तमाम ममालिक ने तशवीश का इजहार किया है। दो कि खबरें तो काफ़ी अरसे से कश्मीर इशू की सरगर्म हैं और डिस्कस किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं? सब ममालिक के अपने अपने इंटरेस्ट है भारत को लेकर, या फिर वाकई इंडियन लॉबी इतनी असर रखती है? देखिए, ये बात उनकी ठीक है कि ग्राउंड सिचुएशन जब तक नहीं बदलेगी आप कुछ नहीं होगा। जिस वक्त आपको याद होगा पुलवामा हुआ था, तो पुलवामा के बाद आलमी सूरत-ए-हाल हमारे खिलाफ हो गई थी, और उन्होंने कहा था कि ये सूरत-ए-हाल जो है, ये पाकिस्तान जो है ये उसको रिस्ट्रेन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने उनकी स्ट्राइक्स का जवाब दिया, आपने 2 तैयारे गिराए, अभिनंदन की सूरत-ए-हाल हुई, सिचुएशन हमारे हक में हो गई। वही रूस हमारे साथ खड़ा हो गया, वही अमेरिका जो था वो किसी और तरह की जुबान बोलने शुरू हो गया। तो जब तक आप ग्राउंड सिचुएशन के अंदर ऑफेंसिव सूरत-ए-हाल में जाके खड़े नहीं होंगे, ये आप यम 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 करते रहेंगे, मैं जनाब जंग कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। और आप अपना ज़मीर तो झंझोड़ो पहले, आपका ज़मीर कहाँ झंझोड़ा हो गया है? अगरचे कि आप इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बहुत कमाल की सूरत-ए-हाल है, आप उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। आपने जो मुजाहरे किए हैं, बहुत उसका इम्पैक्ट बना है, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा इम्पैक्ट बना है। लंदन का मुजाहरा बहुत बड़ा मुजाहरा था, और ये बहुत बड़ा लंदन एक कहते हैं नब्ज़ है पूरे के पूरे इलाके की। लेकिन उसके बावजूद भी आप ग्राउंड के अंदर जब आप कुछ नहीं करेंगे, आपका कुछ जगह ही नहीं है। आप तो पहली बात यह है कि फौरी तौर पे आपको निकलना चाहिए इस बायलैटरल इस एग्रीमेंट से, और आप कहें कि हम अब नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि जी ठंडे दिल से गौर करें, आप निकलेंगे तो फिर आपको ठंडा करने की वो कोशिश करेंगे। फिर ठंडा कैसे करेंगे? इस वक्त कर नहीं सकते। अमेरिका जिस तरह फंसा हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका जितना डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका को जितनी पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है, कभी जिंदगी में तारीख में कभी अमेरिका को नहीं दी रही। उतनी वियतनाम के अंदर उसको उसके जैसे कहते हैं ली डुक थू वगैरह की जरूरत नहीं थी, उससे भी कहीं ज्यादा इस वक्त अमेरिका को हमारी जरूरत है। आप इस वक्त फायदा से नहीं उठाएंगे, आप सारी जिंदगी पछताएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हाई टाइम है कि पाकिस्तान को फायदा लेना है अमेरिका से। जावेद साहब, आपका टेक क्या है? एक तरफ तो हम भारत के साथ समझौता एक्सप्रेस और तमाम जो रवाबित हैं उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, दूसरी जानिब पर हम करतारपुर राहदारी अपने वादे के मुताबिक खोल रहे हैं। ये कंफ्यूज पॉलिसी है पाकिस्तान की, या फिर प्रो सिख पॉलिसी? वो तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी तो दुरुस्त है, क्योंकि आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो मुतनफ़र एलिमेंट्स हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ अफिलिएशन शो करनी चाहिए। तो इसमें तो मेरा ख्याल कोई ख़राबी नहीं है। मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, दोबारा रीट्रेट करूँगा कि देखिए
قانون کا ایک میدان ہے، ڈپلومیسی کا ایک میدان ہے، پولیٹکس کا ایک میدان ہے، ایک ملٹری میدان ہے. یہ چاروں میں آپ کو پیش قدمی کرنا ہوگی تب کوئی بات بنے گی. یہ دنیا چیتوں اور عقابوں کی دنیا ہے، یہاں پر کبوتروں اور فاختاؤں کا کوئی کام نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نے اتنی مضبوط اتنی بڑی فوج بنائی ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کر اتنی بڑی فوج کو مینٹین کیا ہوا ہے. لوگ بھوکے بھی سوتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو دوائیاں نہیں ملتی ہیں، لوگوں کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی ہے. تو اگر صرف دفاع ہم نے کرنا ہوتا تو وہ دفاع تو ایک چھوٹی سی فوج اور ایٹم بم کافی تھے. ہمیں اس وقت ایک موقع ملا ہے. ہمیں جتنے بھی ذرائع ہیں، میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ اوپن کانفلکٹ شروع کر دیں، یہ جو ان کی ذمہ داری ہے جو اس وقت ڈیسیجن میکرز ہیں، ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں، کہ کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے. لیکن اتنی 9 لاکھ فوج ایک چھوٹے سے علاقے میں پھنسی ہو اور وہاں کے لوگ اس کے خلاف ہوں، اور آپ کے پاس فوج ہو اور آپ ان کو ایک بوتل میں بند نہ کریں اور ادھر سے پریشر ڈالیں اور ادھر سے وہ پریشر، ایسا موقع آپ کو کب ملے گا میری بہن؟ کبھی نہیں ملے گا. اور یہ موقع قدرت نے آپ کو فراہم کیا ہے، اور یہ موقع کشمیریوں کی قربانیوں نے آپ کو فراہم کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں کیا صرف دماغ کے علاوہ کوئی دل اور جگر بھی ہے، یا صرف ہم اپنے انالیسز میں اور پرائلسز میں لگے رہتے ہیں. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جب یہ حال ہو معیشت کا، جب یہ حال ہو، تو اگر معیشت پر جنگیں جیتی جاتی تو پھر تو ویتنام کبھی آزاد نہ ہوتا، پھر تو کیوبا کبھی زندہ نہ رہ سکتا، پھر تو وینزویلا کے آج چیتھڑے ہو گئے ہوتے، پھر تو افغانستان 10 دفعہ جو وہاں پر قبرستان اس نے بنایا وہ کبھی نہ بنا سکتا. تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے. جو لیڈرشپ ہے، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جنگیں دل اور جگر سے لڑی جاتی ہیں، دماغ سے ان کی پلاننگ اچھی کی جاتی ہے. ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے تمام انگریڈینٹس، تمام مسالے موجود ہیں. بس اب یہ ہے کہ اب ایکشن کا وقت ہے. کس طریقے سے کرتے ہیں، کس ٹائم پر کرتے ہیں، اور وقت بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ نہیں ہے. یہ میرا اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے. جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس چونکہ انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس انفارمیشن ہے، وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قوم کی کم از کم جذبہ یہی ہے، اور لیڈرشپ کو چاہیے کہ قوم کے جذبے کے مطابق ایکٹ کرے. ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ کا ٹیک کیا ہے؟ اس اجلاس سے پہلے بھارت جو ہے وہ نیوکلیئر وار کی دھمکی دے چکا ہے، اور جیسا کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہائی ٹائم ہے پاکستان کو ایکشن لینا ہے، اور وہ بھی ایگریسو ایکشن. دیکھیں جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یو کانٹ ایٹ یور کیک اینڈ اسٹل ہیو اٹ، کہ آپ جو ہے کہ جی امن بھی ہو اور وہ بھی ہو اور یہ بائلیٹرل معاہدے بھی ہوں اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. اگر میں ہندوستان میں رہا ہوں اور اس وقت رہا ہوں جس وقت یہ ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور یہ بس اس کے بعد چل پڑی تھی، کرکٹ کے میچز ہوئے تھے، وہ تھے. دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل فالٹ لائن ہے جس میں کمیونلزم از فیڈنگ فارن پالیسی. کمیونلزم جو ہے وہ انڈیا کی فارن پالیسی کو فیڈ کر رہی ہے، اور یہ ایک کمیونل پولیٹیکل فالٹ لائن ہے. اچھا، ان فالٹ لائنس کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے آپ کے پاس سرٹن لیول آف پاور ہونا چاہیے، اور اینڈ آلسو ول کہ آپ اس پاور کو یوز کریں گے. اگر آپ کے پاس صرف پاور ہے لیکن یہ ول نہیں ہے کہ ہم اس کو یوز کریں. اور یہ صاحب واٹ از یور ٹیک؟ دماغ سے پلاننگ کی جاتی ہے اور جنگ لڑی جاتی ہے دل اور جگر سے، کیا ہم تیار ہیں؟ دیکھیں بہت آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے. آپ جنگ شروع تو کریں، پوری دنیا آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. آپ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ جنگ جو ہے یہ شروع کی جا سکتی. اس کو روکنا آسان کام نہیں ہوتا. جو بوسنیا کے شہزادے کے مرنے کا فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی کتنے سال چلی تھی، وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی کتنے سال چلی تھی. اور نیوکلیر فلیش پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا نیوکلیر ویپن بھی یوز ہو گیا تو 2-2.5 مہینے کے اندر کیلیفورنیا کی انوائرمنٹل سپیس کے اندر جو تابکاری اثرات آئیں گے وہ سوچ نہیں سکتے. پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. آپ ایک دفعہ کہیں تو صحیح کہ ہم آئے ہیں، آپ کہیں کہ آپ کریں. آپ دیکھیں انڈیا کا جو بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے اتنا ڈسٹربڈ ہے کہ اس میں تو جنگ انڈیا لڑ ہی نہیں سکتا.
खालिस्तान का पूरा बॉर्डर उनका पंजाब का डिस्टर्ब है, वहाँ पे 2020 की उनके रेफरेंडम की मूवमेंट चल रही है, कश्मीर पूरे का पूरा डिस्टर्ब है। जिस इलाके के अंदर फोर्सेस मूव कर ना सकें क्योंकि उनको पता नहीं कौन से घर में उनसे मुखबरी हो सकती है या कौन से घर से उन पर हमला हो सकते हैं लोग, उसमें वो इंडिया जंग लड़ सकता है? इम्पॉसिबल। आप ऐलान तो करके देखें।